एक ऐसी भयानक, सच्ची और रहस्य से भरी कहानी जो एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा थी। दोस्तों, ये घटना नागपुर से शुरू होती है, जहां से एक साधारण सवार धीरे धीरे मौत के जाल में बदल गया। कहते हैं उस रास्ते के दोनों ओर घना जंगल है, बीच में एक पुराना शापित पेट्रोल पंप, जहां रात में जो भी ट्रक रुकता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी में हम आपका जिक्र जरूर कर सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों की कोई भी कड़ी आप मिस न करें। अब बिना किसी देरी के चलते हैं उस सुनसान नागपुर हाईवे पर, जहां पेट्रोल पंप की वो शापित रात आज भी किसी नई आत्मा का इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघुनाथ, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर। पिछले 20 साल से सड़कों की धूल फांक रहा हूं, और आज जो कहानी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा और डरावना हादसा है, जिसे सोचकर आज भी रातों में नींद उड़ जाती है। बात करीब 8 साल पुरानी है। नवंबर का महीना था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और मैं अपने पुराने भरोसेमंद ट्रक MP 09H7 421 को लेकर इंदौर से नागपुर की ओर निकला था। मेरे साथ मेरा खलासी विनोद था, जवान हंसमुख लेकिन थोड़ा डरपोक लड़का। रास्ता लंबा था और हमें रात भर चलना था, ताकि सुबह तक नागपुर पहुंचकर माल उतरवा दें, फिर वहीं आराम करें। शाम के करीब 7 बजे हम देवास पार कर चुके थे। रास्ते में धुंध पड़ने लगी थी और हेडलाइट की रोशनी में बस कुछ ही फीट तक दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था, तभी विनोद बोला, भैया आगे पेट्रोल थोड़ा कम है, कहीं रात को खत्म ना हो जाए। मैंने मीटर देखा तो सच में टैंक आधा से भी नीचे जा रहा था। मैंने कहा, चिंता मत कर, आगे शाहजहांपुर से पहले एक पुराना पेट्रोल पंप पड़ता है, वहीं रुक लेंगे। हम दोनों खामोश हो गए। सड़क सुनसान थी और बीच बीच में पेड़ों की टहनियां हवा में हिलकर अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रात के करीब 9:30 बजे हम उस पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। वहां एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था, शंकर फ्यूल सर्विस, 24 घंटे सेवा में। मैं नीचे उतरा, देखा तो चारों तरफ वीरानी थी। एक पुरानी इमारत और टूटी फ्यूल मशीनें दिखाई दी। बस एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था, सफेद धोती और काले स्वेटर में, झुका हुआ शरीर, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। मैंने पास जाकर कहा, बाबा टैंक फुल करना है। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और बोला, ठीक है बेटा, कितने लीटर? मैंने कहा, पूरा टैंक भर दो। वो मुस्कुराया और बोला, रात में कम ही लोग आते हैं बेटा, ये सड़क अब उतनी चलती नहीं जितनी पहले चलती थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और विनोद को पानी की बोतल लेने भेज दिया। बूढ़ा धीरे धीरे पाइप लगाकर पेट्रोल भरने लगा। हवा में पेट्रोल की खुशबू फैल गई। मैं सिगरेट निकालने ही वाला था कि बूढ़े ने कहा, ध्यान रखना बेटा, यहाँ आग का नाम मत लेना, बहुत हादसे हुए हैं पहले। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। विनोद बोला, भैया ये जगह कुछ अजीब लग रही है। मैंने हंसते हुए कहा, तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेता है। बूढ़ा कुछ देर में बोला, बस हो गया बेटा, पूरा टैंक भर गया। मैंने पैसे दिए, उसने नोट लिए और धीरे से कहा, सावधानी से जाना बेटा, रात लंबी है और सब रास्ते साफ नहीं होते। मैंने सिर हिलाया और ट्रक स्टार्ट किया। विनोद ने खिड़की से हाथ हिलाकर अलविदा कहा और हमने ट्रक बढ़ा दिया। थोड़ी देर में हम फिर हाईवे पर थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पीछे मुड़कर देखा तो वो पेट्रोल पंप जैसे गायब सा लग रहा था, सिर्फ अंधेरा था। मैंने सोचा धुंध में ओझल हो गया होगा। करीब आधे घंटे बाद विनोद ने कहा, भैया ट्रक लड़खड़ा रहा है, लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। मैंने कहा, क्या बकवास है, अभी तो टैंक फुल कराया है। मीटर देखा तो सुई नीचे गिर चुकी थी। ट्रक झटके खा रहा था, जैसे ईंधन सूख गया हो। मैंने घबराकर किनारे रोका और उतरकर देखा तो सच में टैंक खाली था। नीचे झुककर चेक किया तो एक बूंद भी पेट्रोल नहीं निकला। विनोद डर के मारे कांपने लगा, बोला, भैया कहीं कुछ गड़बड़ है। वो बूढ़ा आदमी, मैंने बीच में टोका, चुप रहा, ट्रक का टैंक किसी ने चुरा तो नहीं लिया। लेकिन टैंक पर कोई निशान नहीं था, सब कुछ सही सलामत था। फिर भी टैंक सूखा पड़ा था। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और ठंडी हवा में किसी के फुसफुसाने जैसी सरसराहट हुई।
मुझे लगा कोई हमारे पास से गुजरा है। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी विनोद ने ट्रक की हेडलाइट के सामने उंगली दिखाकर कहा, भैया उधर देखो। मैंने देखा तो दूर सड़क के किनारे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही काला स्वेटर, वही सफेद धोती, लेकिन उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखें सीधी हमारी तरफ देख रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। मैंने घबराकर ट्रक के अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। बार बार चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विनोद बुदबुदाने लगा, भैया ये इंसान नहीं था, ये कुछ और था। मैंने कहा, चुप रह, बकवास मत कर। तभी बाहर से किसी ने खिड़की पर जोर से थपकी दी, जैसे कोई मुट्ठी मार रहा हो। मैं कांप उठा और शीशे से झांका तो कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर गीले हाथ का निशान था, जैसे किसी ने पेट्रोल भरे हाथों से छुआ हो। हवा में पेट्रोल की वही गंध फैल गई, लेकिन इस बार उसमें सड़न की बदबू भी थी। विनोद बोला, भैया ये गंध तो वैसी है जैसे किसी मरे हुए इंसान से आती है। मैंने डरते हुए शीशा पोंछा और देखा कि दूर वो बूढ़ा अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में थोड़ा ऊपर ऊपर चल रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी आंखों की चमक तेज होती जा रही थी। विनोद ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया और बोला, भैया भाग चलिए। मैंने कहा, इंजन तो चल नहीं रहा है। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ हवा और बूढ़े के कदमों की आवाज थी जो अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। मैं कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़कर बुदबुदाया, भगवान बचा लेना। तभी अचानक ट्रक के अंदर झटका लगा और इंजन अपने आप चालू हो गया। मैंने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक दौड़ा दिया। पीछे देखा तो वो बूढ़ा गायब हो चुका था, लेकिन टंकी से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। हम बिना रुके सीधे अगले शहर तक पहुंचे, जहां हमने ट्रक रोका और वहां के पेट्रोल पंप पर जाकर टैंक खुलवाया। पंप वाले ने कहा, अरे भाई साहब, ये क्या हुआ? इसमें तो पेट्रोल के साथ काली चिपचिपी मिट्टी जैसी चीज भरी है। किसने पेट्रोल डलवाया था? मैंने सारा किस्सा बताया तो पंप वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। बोला, साहब वो शंकर फ्यूल सर्विस का पंप तो 20 साल पहले बंद हो गया था। वहां आग लगी थी और बूढ़ा मालिक उसी में जलकर मर गया था। तब से वहां कोई नहीं जाता। मैं और विनोद एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारी रगों में खून जम गया और उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि फिर कभी रात के समय किसी वीरान जगह पर पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। असली डर तो तब शुरू हुआ जब अगली सुबह हमने ट्रक धोया और टंकी के नीचे से हमें एक जली हुई सिक्के जैसी चीज मिली, जिस पर उकेरा था शंकर फ्यूल सर्विस 1983। और उसी पल मुझे लगा कि वो बूढ़ा सिर्फ हमें पेट्रोल नहीं भर रहा था, बल्कि कुछ और हमारे साथ भेज गया था, जो अब तक मेरे साथ है। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैंने ट्रक होटल के बाहर खड़ा किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। आसमान में काले बादल घिरे थे, हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में अजीब सा डर था। विनोद बिस्तर पर लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। मैं जानता था वो भी सो नहीं पा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस खामोशी कमरे में लटक रही थी, जैसे हवा नहीं बल्कि डर सांस ले रहा हो। सुबह जब आंख खुली तो धूप निकल चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर वही बेचैनी थी। मैंने नीचे जाकर ट्रक देखा। टंकी के पास वो काली मिट्टी जैसी चीज अब सूख कर पत्थर सी जम गई थी। मैंने कपड़ा लेकर साफ किया, पर एक बदबू थी जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की गंध। मैंने विनोद को बुलाया। वो डरते हुए बोला, भैया ये सब जला दो। लेकिन मैंने कहा, अरे छोड़ना, कुछ नहीं है। शायद टंकी में कुछ जला हुआ पेट्रोल था, पर अंदर से मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हमने होटल से नाश्ता किया और नागपुर की तरफ रवाना हो गए। रास्ता खूबसूरत था, पेड़ों के झुंड और धूप की लहरें, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त पीछे ट्रक की टंकी पर जा रहा था, जैसे वहां कुछ हिल रहा हो, कुछ सांस ले रहा हो। विनोद भी बार बार शीशे से झांकता और फिर चुप हो जाता। दोपहर के करीब 2 बजे हम एक छोटे ढाबे पर रुके। खाना खाने के लिए ढाबे वाला बुजुर्ग था। उसने हमसे कहा, किधर जा रहे हो बेटा? मैंने बताया, नागपुर। फिर उसने कहा, कहां से आए हो? मैंने कहा, इंदौर से निकले थे। बीच में शंकर फ्यूल सर्विस से पेट्रोल लिया था। उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? शंकर फ्यूल सर्विस?
मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने धीरे से कहा, बेटा उस जगह का नाम फिर कभी मत लेना। वहां जो मरा था वो चैन से नहीं गया। लोग कहते हैं रात में वो अब भी अपनी ड्यूटी करता है, पेट्रोल भरता है, और जो उससे पेट्रोल लेता है उसका सफर अधूरा रह जाता है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता ने दिल दहला दिया। मैंने खाना अधूरा छोड़ा और जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया। विनोद ने कुछ नहीं कहा। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जब हम शाम को नागपुर के बाहर पहुंचे तो ट्रक अचानक झटका खा गया और अपने आप रुक गया। मीटर बंद, हेडलाइट बंद, और जैसे पूरी बिजली गायब हो गई। विनोद बोला, भैया फिर वही हुआ। मैंने कहा, चुप रह। उतरकर देखा तो सड़क पर कहीं कोई नहीं था, बस दूर तक वीरान खेत और हल्की धुंध। मैंने बोनट खोला, सब सही था, बैटरी भी ठीक, फिर भी ट्रक बंद पड़ा था। तभी मैंने देखा कि ट्रक की टंकी के नीचे से हल्की धुएं जैसी चीज निकल रही है, काली और सड़ी हुई सी। विनोद ने कहा, भैया ये क्या है? मैंने कहा, पता नहीं। मैं झुककर देखने ही वाला था कि कानों में आवाज आई, पेट्रोल चाहिए बेटा। आवाज वही थी, वही बूढ़े की धीमी टूटी आवाज। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही पेट्रोल और सड़न की गंध फैल चुकी थी। विनोद पीछे हट गया, बोला, भैया यहां से चलो। मैंने चाबी घुमाई और ट्रक किसी चमत्कार की तरह स्टार्ट हो गया। मैं बिना कुछ बोले सड़क पर ट्रक दौड़ाने लगा। अब रात हो चुकी थी और आसमान में बादल उमड़ आए थे। बिजली चमक रही थी और हर बार बिजली की चमक में मुझे शीशे में कुछ दिखाई देता, जैसे कोई बूढ़ा हमारे पीछे खड़ा है। हेडलाइट में उसकी परछाई कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। विनोद अब बुदबुदाने लगा, भैया ये हमारे साथ आ गया है। मैंने कहा, बकवास बंद कर, लेकिन खुद के होंठ सूख चुके थे। मैंने ट्रक नागपुर पहुंचकर गोदाम के बाहर खड़ा किया और राहत की सांस ली। वहां के चौकीदार ने दस्तखत कराए और बोला, साहब ट्रक के पीछे क्या लटक रहा है? मैंने पलट कर देखा तो दिल थम गया। टंकी के पास जली हुई किसी इंसान की हथेली जैसी छाप थी, जो धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। मैंने झट से कपड़ा लिया और पोंछा, लेकिन वो गायब नहीं हुई। फिर मैंने पानी डाला तो पानी काला पड़ गया। चौकीदार बोला, ये क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद ग्रीस होगी, और जल्दी से अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाते वक्त मेरे कान में जैसे किसी ने फुसफुसाया, ध्यान रखना बेटा, अगली बार पेट्रोल मत भूलना। मैं कांप गया। रात हम दोनों गोदाम के कमरे में सोए, लेकिन नींद कहाँ थी। विनोद बोला, भैया मैं तो गांव चला जाऊंगा, ये ट्रक अब नहीं चलाऊंगा। मैंने कहा, पागल मत बन, कुछ नहीं है, ये सब हमारा भ्रम है। तभी ऊपर लगे पंखे ने अजीब आवाज करनी शुरू की, जैसे कोई चीज फंसी हो, और अगले ही पल हवा में वही बदबू भर गई। विनोद ने दरवाजे की ओर देखा, वहां परछाई सी थी, लंबी सफेद धोती में कोई खड़ा था। हम दोनों उठकर खिड़की से कूद गए और बाहर आ गए, लेकिन बाहर भी वो परछाई खिड़की से झांक रही थी। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। मैं ट्रक के पास भागा और दरवाजा खोला तो अंदर सीट पर पेट्रोल के निशान थे, जैसे किसी ने वहां बैठकर ईंधन गिरा दिया हो। मैंने बिना सोचे इंजन स्टार्ट किया और गोदाम से बाहर निकल गया। विनोद मेरे साथ था। हम रात भर सड़क पर भागते रहे, पता नहीं कितने किलोमीटर चले, लेकिन वो गंध पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुबह हम एक छोटे कस्बे में पहुंचे और मंदिर के पास ट्रक खड़ा कर दिया। पुजारी आया और बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने कहा, साहब कुछ अजीब हो रहा है, ट्रक में कुछ है जो हमें नहीं छोड़ रहा। पुजारी ने माथे पर तिलक लगाया और कहा, टंकी के पास ले चलो। वो गया, देखा और बोला, ये तो श्राप है बेटा। मैंने पूछा, किसका श्राप? उसने कहा, उस बूढ़े आदमी का जिसने मौत के बाद भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। जो भी उसके पंप से पेट्रोल लेता है, उसकी आत्मा उस ईंधन में बन जाती है और वो तब तक उसे पीछा करती है जब तक वो इंसान खुद उसके पंप पर लौटकर सब वापस न दे दे। मैंने पूछा, मतलब? पुजारी बोला, मतलब तुम्हें वहां जाना होगा, उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विनोद ने कहा, भैया वहां वापस? पागल हो गए क्या? लेकिन अंदर कुछ था जो कह रहा था कि शायद वही एक रास्ता है। हमने थोड़ा आराम किया और दोपहर में फिर इंदौर की दिशा पकड़ी। रास्ता वही पुराना हाईवे था, लेकिन अब हर मोड़ पर डर साथ था। रात तक हम देवास पहुंच गए और उसी जगह पास में ट्रक रोका जहां से हमने उस रात पेट्रोल लिया था, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। जहां पहले बोर्ड था, अब बस टूटी ईंटें थीं, घास उगी थी और दीवारों पर कालिख। विनोद बोला, भैया यही जगह है ना?
मैंने कहा। हाँ, हवा चल रही थी और आसमान में बादल गहराए हुए थे। तभी अचानक हेडलाइट अपने आप जल उठी और पुराने पंप की दीवार पर बूढ़े का चेहरा उभर आया। मैं कांप गया। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। उसने कहा, तुम मेरा पेट्रोल लेकर गए थे, बिना दाम दिए, अब लौटाओ। मैंने डरते हुए कहा, बाबा मैंने तो पैसे दिए थे। उसने कहा, पैसे नहीं, आत्मा चाहिए। और अगले ही पल हवा का झोंका उठा और टंकी अपने आप खुल गई। उसके अंदर से काला धुआं निकला जो घूमता हुआ हमारे चारों ओर छाने लगा। विनोद चिल्लाया, भैया भागो! लेकिन पैर जम गए थे, शरीर हिल नहीं रहा था। तभी मेरी जेब में रखी जली हुई सिक्का जैसी चीज चमक उठी और पुजारी के दिए तिलक से रोशनी निकली। वो रोशनी जैसे ढाल बनकर हमें ढकने लगी। बूढ़े का चेहरा चिल्लाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो धुआं पल भर में मिट गया। सब शांत हो गया। बस हवा चल रही थी और पंप की दीवार गिर पड़ी। मैं जमीन पर बैठ गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। विनोद कांपते हुए बोला, भैया खत्म हो गया क्या? मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से जानता था कुछ तो बाकी है। हमने उस सिक्के को वहीं मिट्टी में गाड़ दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ गए। रास्ता अब साफ था, हवा में कोई गंध नहीं थी, पर दिल में एक साया रह गया। उस रात को सोचता हूं तो लगता है वो बूढ़ा अब भी कहीं वहीं बैठा होगा, किसी और ड्राइवर के आने का इंतजार करता हुआ, जो रात के अंधेरे में कहेगा, बाबा टैंक फुल करना है। और फिर वही खेल दोबारा शुरू होगा, क्योंकि शंकर फ्यूल सर्विस की आग अब भी बुझी नहीं है और शायद कभी नहीं बुझेगी। उस रात के बाद मैं और विनोद कई मील तक बिना कुछ बोले चलते रहे। बस इंजन की घर घर और दिल की धड़कन की आवाज थी। सड़क सूनी थी, पर अब उस परछाई का साया कहीं नहीं था। हमने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि डर की असली शुरुआत अब होने वाली थी। सुबह हम इंदौर पहुंचे और वहीं एक ढाबे के पास ट्रक रोक दिया। मैंने कहा, विनोद तू थोड़ा आराम कर, मैं जरा फोन करके घर वालों को बता दूं कि पहुंच गया हूं। मैं बाहर गया, फोन किया तो मेरी बीवी की आवाज आई। बोली, रघु तेरा चेहरा मुझे सपने में दिखा था, तू ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन अंदर से मुझे खुद नहीं पता था मैं सच में ठीक हूं या नहीं। विनोद वहीं बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद, लेकिन शरीर कांप रहा था जैसे बुखार में हूं। मैंने उसे छुआ तो शरीर तप रहा था। मैंने कहा, अरे बुखार हो गया तुझे? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, भैया वो बूढ़ा मेरे सपने में आया, कह रहा था पेट्रोल लौटा दो, नहीं तो आग लगा दूंगा। मैं घबरा गया। होटल वाले को कहा, डॉक्टर बुला दो। डॉक्टर आया, दवा दी और बोला, इसको बहुत गहरी टेंशन या डर लगा है, थोड़ा आराम करवाओ। लेकिन मैं जानता था ये डर कोई सामान्य नहीं था। अगले दिन हम दोनों नागपुर से इंदौर का माल खाली करके अपने अपने घरों को निकल पड़े। मेरा घर खंडवा के पास है, छोटा सा मकान, बीवी और 2 बच्चे, वही मेरी दुनिया है। घर पहुंचा तो बच्चों ने दौड़कर गले लगा लिया, लेकिन उस दिन उनके गले लगने पर भी मुझे अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ठंडी हवा ने शरीर छू लिया हो। बीवी ने पूछा, क्या हुआ रघु, चेहरे का रंग उड़ गया है? मैंने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा थक गया हूं। पर रात को जब सोया तो सपने में वही बूढ़ा दिखा, जलता हुआ चेहरा, काला धुआं, और वो कह रहा था, रघु पेट्रोल लौटा दे, नहीं तो तेरे घर में आग लगा दूंगा। मैं पसीने में भीगा उठ बैठा। देखा तो कमरे में धुआं था। मैंने समझा आग लगी है, लेकिन जब लाइट जलाई तो सब सामान्य था, बस हवा में वही जली हुई पेट्रोल की गंध थी। मैंने बीवी को जगाया, बोला, कुछ सूंघ रही हो? उसने कहा, हाँ जैसे कुछ जल रहा है, लेकिन कहाँ? मैंने बाहर जाकर देखा, आंगन में वो सिक्के जैसा निशान जो मैंने मिट्टी में गाड़ा था, अब मेरे दरवाजे के पास पड़ा था और चमक रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। सुबह तक आंख नहीं लगी थी। बीवी बोली, तू ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा, बस सिर दर्द है। फिर मैं बाहर गया तो पड़ोसी बोले, रघु कल रात तेरे घर से धुआं निकल रहा था, हमने सोचा तू कुछ जला रहा होगा। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तय किया, मैं मंदिर जाऊंगा और पुजारी से सब बताऊंगा। मंदिर पहुंचा तो वही पुजारी मिला जिसने पहले बताया था कि आत्मा को चैन नहीं मिला। वो मुझे देखकर बोला, बेटा तू वापस आया है? मैंने कहा, बाबा वो चीज मेरे घर तक आ गई है। उसने आंखें बंद की और कहा, मैंने कहा था श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तू उस आग को शांत नहीं करता। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, तुझे उस बूढ़े के अधूरे कर्म पूरे करने होंगे, उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी, नहीं तो वो तुझे जिंदा जला देगा। मैंने डरते हुए कहा, क्या करना होगा बाबा? उसने कहा,
रात को उस सिक्के को लेकर उसी जगह जा जहां वो पंप था और वहां दीपक जलाकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, लेकिन सावधान रहना, वो तुझे रोकने आएगा। मैं कांप गया, पर जानता था और कोई रास्ता नहीं है। घर लौटा, बीवी को कहा मैं आज रात बाहर जा रहा हूं, काम है। उसने कहा इतनी रात को? मैंने कहा जरूरी है, और निकल पड़ा। शाम होते होते मैं ट्रक लेकर फिर उसी वीरान सड़क पर था जहां वो शंकर फ्यूल सर्विस हुआ करता था। इस बार अकेला था। विनोद को छोड़ दिया था क्योंकि वो अभी भी बुखार में था। रास्ते में धुंध थी, हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। जब वहां पहुंचा तो पुराना बोर्ड अब पूरी तरह गिर चुका था, पर अजीब बात यह थी कि जहां पहले दीवारें टूटी थीं, अब वो जगह किसी ने जैसे साफ कर दी हो। जमीन समतल थी और बीच में पत्थर के चबूतरे पर एक मिट्टी का दीपक रखा था जो अपने आप जल रहा था। मैंने देखा तो दिल धक से रह गया। दीपक की लौ हिल नहीं रही थी, हवा के बावजूद स्थिर थी। मैं धीरे से सिक्का वहां रखकर बोला, बाबा अगर मैंने कुछ गलती की है तो माफ करना, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ड्यूटी तो मैं भी कर रहा था बेटा। मैं मुड़ा तो वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आधा जला हुआ आधा काला धुआं उसके शरीर से निकल रहा था। उसने कहा, तूने मेरा ईंधन लिया था, अब लौटा दे। मैंने कांपते हुए कहा, बाबा मैंने सब लौटा दिया, सिक्का भी यही रख दिया। उसने कहा, सिक्के से नहीं, आत्मा से। और अगले ही पल जमीन फटने लगी। काला धुआं चारों ओर फैल गया। मैं पीछे हटा, लेकिन पैर मिट्टी में धंसने लगे, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। मैंने जोर से चिल्लाया, भगवान बचा लो। तभी दीपक की लौ तेज हो गई और हवा में ओम की आवाज गूंज उठी। उस आवाज से बूढ़ा चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सब शांत हो गया। लेकिन उसी वक्त मेरे कान में किसी की फुसफुसाहट आई, ये खत्म नहीं हुआ रघु, ये आग तुझ में छोड़ गया हूं। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक वहीं खड़ा था और सूरज की रोशनी में सब सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन जब मैंने हाथ देखा तो हथेली पर जलने के निशान थे। घर लौटकर बीवी ने देखा तो घबरा गई, बोली क्या हुआ ये? मैंने कहा कुछ नहीं, ट्रक का साइलेंसर गर्म था, पर सच्चाई मैं जानता था। रात में उस आत्मा की आग मेरे शरीर में समा गई थी। अगले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन हर रात जब भी अकेला होता कोई ना कोई आवाज सुनाई देती। कभी फुसफुसाहट, कभी हंसी, कभी कोई कहता रघु पेट्रोल खत्म होने वाला है, और मैं नींद से जाग जाता। एक दिन विनोद का फोन आया, उसकी आवाज कांप रही थी। बोला, भैया वो फिर आया। मेरे घर में अपने आप लाइट जल गई थी और खिड़की पर किसी ने थपकी दी थी। मैं सन्न रह गया। बोला, कुछ मत करना विनोद, शांत रह, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भीतर मुझे खुद नहीं पता था अब क्या होगा। 2 दिन बाद विनोद की माँ का फोन आया। रोते हुए बोली, रघु बेटा विनोद नहीं रहा, रात को कमरे में आग लग गई। मेरे हाथ से फोन गिर गया, सिर घूम गया। मैं भाग कर गया तो देखा सच में उसका घर जल चुका था। लोग कह रहे थे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, पर मैं जानता था ये वही आग थी जो बूढ़े ने छोड़ी थी। मैंने मंदिर जाकर पुजारी को सब बताया। वो बोला, अब वो आत्मा तुझ में पूरी तरह समा चुकी है। विनोद की आत्मा भी उसी के साथ चली गई। मैंने रोते हुए कहा, बाबा अब क्या होगा? उसने कहा, तुझे आखिरी बार उसी जगह जाकर अपने हाथों से वो दीपक बुझाना होगा। अगर वो लौ खुद से नहीं बुझी तो तू भी उसी तरह जल जाएगा जैसे विनोद। अब डर से ज्यादा भीतर एक हिम्मत थी कि अब चाहे जो हो मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। उस रात मैं अकेला फिर उसी जगह गया। इस बार आकाश में बिजली चमक रही थी, हवा तेज थी, पर दीपक अब भी जल रहा था, जैसे किसी ने उसकी लौ को अमर बना दिया हो। मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़े और कहा, बाबा अब बस कर, तेरा कर्म पूरा हुआ। पर तभी जमीन कांपी और सामने उस बूढ़े का चेहरा धुएं से बना दिखाई दिया। वो बोला, कर्म कभी खत्म नहीं होते बेटा, तू मेरी ड्यूटी छीन नहीं सकता, और हंसने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई, दीपक उठाया और पेट्रोल की आखिरी बूंद उससे गिराई। दीपक की लौ भभक उठी और फिर बुझ गई। उसी पल आसमान में बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। बूढ़ा चिल्लाया और हवा में गायब हो गया। सब शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अपने सीने में जलन महसूस हुई। नीचे देखा तो मेरे कपड़ों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने अंदर आग रख दी हो। मैं दर्द से तड़प गया, लेकिन फिर भी ट्रक की ओर भागा।
इंजन चालू किया और वहां से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वो जगह अब राख में बदल चुकी थी, लेकिन बारिश की बूंदें उसे ठंडा कर रही थी। मैं शहर लौटा तो सब सामान्य लग रहा था, पर जब बीवी ने मुझे गले लगाया तो उसने कहा, रघु तेरे शरीर से पेट्रोल जैसी गंध क्यों आ रही है? और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वो आग भले बुझ गई हो, पर उसकी गंध अब भी मेरे साथ है। शायद वो आत्मा मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि मुझ में ही बस गई है। और अब मैं हर रात जब ट्रक चलाता हूं तो शीशे में अपनी नहीं, उस बूढ़े की परछाई देखता हूं जो मुस्कुराकर कहता है, रघु अब तेरी ड्यूटी शुरू हुई बेटा। मैंने विनोद को बांह पकड़कर खड़ा किया। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले, आंखों में डर जैसे ठहर गया हो। वो कांपते हुए बोला, भैया ये क्या था? वो आदमी तो हवा में गायब हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, गला सूख चुका था। सिर्फ मेरी धड़कनें मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी ने भीतर घंटा बजा दिया हो। मैंने कहा, चल ट्रक में बैठ, यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। हम दोनों ट्रक में बैठ गए। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गियर लगाते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थी। पैर क्लच पर टिक नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसमें जान ही निकाल ली हो। तभी पीछे के शीशे में देखा, वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा अजीब तरह से मरोड़ा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठों से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी, क्यों आए थे मेरे पेट्रोल पंप पर? मैं चीख पड़ा, गियर जोर से लगाया और ट्रक झटके से आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे से हवा में वही आवाज गूंजती रही, रुको रघुनाथ, तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन अब मैं कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं था। बस ट्रक दौड़ता चला जा रहा था और मेरा दिल पिंजरे में फंसे परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। रात का समय था, आसमान में घने बादल, बीच बीच में बिजली चमकती और सड़क कुछ सेकंड के लिए रोशन हो जाती, फिर अंधेरा जैसे और गाढ़ा होकर लौट आता। ट्रक की हेडलाइट्स की पीली रोशनी में सिर्फ धुंध और सुनसान पेड़ दिख रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे कोई बर्फ का सांस मेरे कान के पास छोड़ रहा हो। विनोद अब भी बुदबुदा रहा था, भैया हमें कुछ गलत जगह पेट्रोल भरवा लिया है। वो बूढ़ा जिंदा नहीं था। मैं बोला, चुप रह विनोद, कुछ मत बोल, बस आगे चलते रहना है। करीब आधा घंटा चलने के बाद हमने देखा, सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा जहां 2-3 ट्रक खड़े थे। मैं सोच ही रहा था कि थोड़ी देर रुककर पानी पी लिया जाए, तभी ढाबे के मालिक ने हमें हाथ देकर रोका। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरते ही उसने कहा, भैया ये ट्रक कहां से आ रहा है? मैंने कहा, इंदौर से नागपुर जा रहे हैं, बीच में पेट्रोल खत्म हो गया तो एक पुराने पेट्रोल पंप से भरवाया। ये सुनते ही ढाबे वाले का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें फैल गईं और उसने धीमे स्वर में कहा, कौन सा पेट्रोल पंप? मैंने कहा, यहीं आगे करीब 15 किलोमीटर पीछे था, एक बूढ़ा था वहां, उसने भर दिया। वो आदमी पीछे हट गया और फिर धीरे से बोला, भैया वो पेट्रोल पंप 20 साल से बंद पड़ा है। वहां जो मालिक था ना, वो बूढ़ा, वही तो मर गया था आग में झुलसकर। उस रात जब टैंकर फटा था, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विनोद ने भी उसकी बात सुनी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? अभी तो हमसे उसने पैसे लिए, हाथ से टंकी में पाइप डाला, सब देखा हमने अपनी आंखों से। ढाबे वाला बोला, नहीं भैया, आपको जो दिखा वो हकीकत नहीं थी। वो बूढ़ा आज भी उसी जगह आता है रात के वक्त अपने अधूरे काम पूरे करने। जो भी वहां से गुजरता है वो या तो बीमार पड़ जाता है या उसकी गाड़ी कुछ दिनों में जल जाती है। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा और कहा, देखो भाई, मजाक का वक्त नहीं है। हम दोनों ने देखा अपनी आंखों से, वो पेट्रोल पंप चालू था। वो आदमी सिर हिलाकर बोला, भैया आप चाहे मानो या ना मानो, पर यहाँ जितने भी ड्राइवर इस रास्ते से निकले हैं, सबने यही कहा, वो बूढ़ा हर अमावस की रात को आता है। वही रात होती है जब वो मरा था। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे बर्फ दौड़ गई। मैंने विनोद की तरफ देखा, वो बस जमीन को घूरता रहा और फिर डर के मारे बोला, भैया पेट्रोल खत्म हो गया था ना? और जब हमने सुबह देखा तो टैंक खाली था। अब समझ आया कि वो असली पेट्रोल नहीं था। मैं सन्न रह गया। याद आया, सुबह जब ट्रक बंद हुआ था तो टैंक सच में खाली था, लेकिन उस वक्त मैं सोच रहा था कि कहीं पाइप लीक न हो गया हो। अब समझ में आया कि वो सब किसी और वजह से था। ढाबे वाले ने हमें अंदर बुलाया, कहा, आओ भैया
गर्म चाय पी लो, रात लंबी है। मैं और विनोद थके हुए थे। अंदर बैठे चाय का पहला घूंट लिया तो हल्की गर्मी सी महसूस हुई। तभी पीछे दीवार पर नजर गई। वहां पुराने अखबार की एक कटी हुई खबर लगी थी। उस पर लिखा था, पुराने हाईवे पेट्रोल पंप पर धमाका, बूढ़े मालिक की मौत, पंप खंडहर में तब्दील। तस्वीर वही थी, वही चेहरा, वही सफेद धोती, वही मुस्कुराता चेहरा। मैं चाय का प्याला गिरा बैठा और ठंडी सांस खींचते हुए बोला, विनोद, यही था वो बूढ़ा। विनोद ने जब तस्वीर देखी तो उसका शरीर कांपने लगा। वो उठा और बोला, भैया, मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैंने ढाबे वाले से पूछा, ये खबर कितनी पुरानी है? वो बोला, 20 साल। हर बार जो ड्राइवर वहां जाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटता है। फिर उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, कभी कभी लोग लौट कर आते ही नहीं भैया। उसकी बात सुनते ही मैं खड़ा हुआ। विनोद को लेकर ट्रक में वापस बैठ गया, पर इस बार ट्रक की हेडलाइट के सामने एक साया दिखा। लंबा पतला धोती में लिपटा वही बूढ़ा, हाथ में तेल की बोतल लिए मुस्कुरा रहा था और इशारा कर रहा था, रघुनाथ, फिर मिलेंगे। मैं तेजी से ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी जगह अटका था जहां वो पंप खंडहर में तब्दील हुआ था। रात खत्म हुई, सूरज निकला, पर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। विनोद चुप था, उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं जानता था वो अंदर से टूटा हुआ था। नागपुर पहुंचकर हमने माल उतारा, लेकिन पूरे रास्ते वो बूढ़े की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, कर्ज बाकी है रघुनाथ, कर्ज बाकी है। 3 दिन बीत गए। मैं इंदौर की तरफ लौट रहा था, अकेला। विनोद नहीं आया। उसने साफ कह दिया, भैया, अब उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, चाहे नौकरी छोड़ दूं। मैंने कहा, ठीक है विनोद, तू आराम कर। पर मेरा मन नहीं माना। मुझे उस बूढ़े के बारे में सच्चाई जाननी थी। आखिर वो कौन था और क्यों बार बार कर्ज की बात कर रहा था। मैंने तय किया कि वापसी में उसी रास्ते से जाऊंगा और देखूंगा कि सच क्या है। ढाबे वाला जब मुझे दोबारा देखेगा, तब शायद वो नहीं जानता कि इस बार मैं डर कर भागने वाला नहीं हूं। इस बार मैं जानने आया हूं कि उस भूतिया पेट्रोल पंप पर ऐसा क्या राज है जो आज भी जिंदा है। 3 दिन तक मैं सो नहीं पाया। बूढ़े की आवाज, उसकी खून टपकती आंखें और वो मुस्कान मेरे दिमाग में इस कदर बस गई थी कि जब भी आंखें बंद करता, वही पेट्रोल पंप दिखता, वही जला हुआ बोर्ड जिस पर आधे अक्षर मिट चुके थे, शंकर फ्यूल स्टेशन। मैं बार बार सोचता कि आखिर उसने कहा क्यों था, कर्ज बाकी है रघुनाथ। मैंने तो बस पेट्रोल भरवाया था, पैसे भी दिए थे, फिर किस बात का कर्ज? और सबसे डरावनी बात यह कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने उसे पैसे नकद दिए थे या कार्ड से। उस वक्त जैसे सब धुंध में था, बस उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और मेरे हाथ में थरथराता नोट। पर जब अगली सुबह देखा तो वो नोट जला हुआ था, आधा राख में बदल चुका था। उस पर किसी पुराने जमाने की बैंक का नाम छपा था जो अब चलती ही नहीं थी। तब समझ में आया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। विनोद तो वैसे ही वापस जाने से मना कर चुका था। बोला, भैया, वो रास्ता मत लेना, वो मौत का रास्ता है। पर मेरे अंदर एक अजीब जिद जाग चुकी थी। मैं जानना चाहता था कि सच क्या है, कौन था वो बूढ़ा, और अगर वो मर चुका था तो फिर उसने मुझे पेट्रोल क्यों भराया, किसके लिए, क्यों कहा कि कर्ज बाकी है। और जब किसी चीज का जवाब इंसान के दिमाग में घर कर लेता है तो फिर डर भी उसके आगे झुक जाता है। शायद वही मेरे साथ हुआ। चौथे दिन शाम को मैंने ट्रक की सर्विस करवाई, नया टायर डलवाया और अकेले निकल पड़ा उसी रास्ते पर। आसमान में काले बादल थे, बिजली बीच बीच में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने आसमान फाड़ दिया हो। रास्ता वीरान, एक आध गाड़ियां ही जा रही थीं, लेकिन मेरी मंजिल सिर्फ एक थी, वो खंडहर बन चुका पेट्रोल पंप। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। हवा में अजीब ठंडक थी। ट्रक के अंदर धूप में गर्म हुई लोहा अब ठंडा पड़ चुका था। मैंने गाड़ी की स्पीड कम की और मन में एक ही बात थी, अगर आज उस बूढ़े की आत्मा सच में है तो मैं उससे बात करूंगा, उसका राज जानूंगा, क्योंकि अब डर की जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। करीब 10 बजे जब मैं उस जगह पहुंचा जहां वो पेट्रोल पंप था, तो दिल एक पल को रुक गया। वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें थीं, जंग लगे टैंक और आधा झुका हुआ साइन बोर्ड, जिस पर अब सिर्फ शंकर लिखा रह गया था। बाकी का सब हिस्सा काला हो चुका था। मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया और बाहर उतरा। ठंडी हवा ने जैसे मेरा स्वागत किया हो।
मेरे कदम जमीन पर रखे ही थे कि नीचे से राख जैसी धूल उड़ने लगी और उसमें से जले हुए तेल की गंध आई, जैसे किसी ने अभी अभी आग बुझाई हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर तक कोई नहीं, बस पेड़ों की परछाइयां और अंधेरा। लेकिन फिर भी एक अजीब एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरी हर हरकत पर निगाह रख रहा हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस टूटी हुई शेड के नीचे चला गया जहां पहले बूढ़ा बैठता था। वहां अब सिर्फ एक जला हुआ लकड़ी का कुर्सी का ढांचा था, जिसके आसपास राख और टूटी बोतलें पड़ी थीं। अचानक हवा तेज हुई और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, आ ही गया तू रघुनाथ। मैं ठिठक गया, चारों तरफ टॉर्च घुमाई, पर कोई नहीं। फिर वही आवाज, कर्ज बाकी है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? सामने आ। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा था, सफेद धोती, फटी बनियान, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। लेकिन इस बार वो पहले जैसा शांत नहीं लग रहा था, उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, तू फिर आया रघुनाथ, क्यों आया? मैंने हिम्मत करके कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। तू कौन है और ये कर्ज क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, कर्ज वो नहीं जो पैसों से चुकता हो, कर्ज वो है जो आत्मा पर लिखा जाता है। और तूने मेरा कर्ज बढ़ा दिया। मैं घबरा गया, बोला, मैंने क्या किया है? मैंने तो बस पेट्रोल भरवाया था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे ही करीब आया, हवा और ठंडी हो गई, मेरी सांसें भारी पड़ने लगी। उसने कहा, 20 साल पहले जब ये पेट्रोल पंप फटा था, तब भी एक ड्राइवर था, वही ट्रक नंबर, वही रास्ता, वो भी पेट्रोल भरवाने आया था। उसने पैसे नहीं दिए और जैसे ही गया उसका टैंकर फट गया। मैं वहीं मर गया, जलता हुआ राख बनकर रह गया। मेरी आत्मा तब से हर उस ड्राइवर को ढूंढती है जो उसी रास्ते से गुजरता है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मुझसे क्या चाहता है तू? वो जमीन की तरफ झुक गया और अपनी राख सी उंगलियों से जमीन पर कुछ लिखने लगा। जला हुआ कर्ज अधूरा। फिर मेरी तरफ देखा और बोला, तूने उस रात वही रास्ता चुना जहां मेरी मौत हुई थी। तूने मेरी आग को फिर जगा दिया। अब या तो तू उसे बुझा दे या मैं तुझे भी राख बना दूं। उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगा। तभी पीछे मेरा पैर किसी बोतल पर पड़ा और वो जमीन पर फटकर टूट गई। उसके अंदर से काला तेल निकलने लगा, जो धीरे धीरे मेरे पैरों तक फैल गया और उसकी गंध से सिर घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दम घोंट दिया हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी और उसमें वही बूढ़ा दिखा, लेकिन अब उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसने हाथ उठाया और मेरे ट्रक की ओर इशारा किया। उसी पल ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और गियर अपने आप लग गया। मैं डर के मारे पीछे हटा, पर वो ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा और पंप की तरफ चला गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। मैं चिल्लाया, रुक जा, पर मेरी आवाज हवा में खो गई। ट्रक ने कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाके के साथ पंप की दीवार से टक्कर मारी और उसमें आग लग गई। तेज लौ उठी, धुआं आसमान तक चला गया और बूढ़ा हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि कान फट जाए। उसने कहा, अब समझा कर्ज क्या होता है रघुनाथ। तूने फिर वही गलती दोहराई। तू भी उसी आग का हिस्सा बन गया। मैंने भागकर झाड़ी में छुपने की कोशिश की, पर हवा में जलते तेल की गंध और राख का धुआं मेरी आंखों में घुस गया। सब धुंधला दिखने लगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, वो विनोद था। मैं हैरान रह गया। बोला, विनोद तू यहां कैसे? वो बोला, भैया मैं आपको छोड़ नहीं सका, पीछे पीछे चला आया था। मैंने कहा, भाग यहां से, ये जगह मौत है। लेकिन वो हिला तक नहीं, बस सामने देखता रहा, जहां वो बूढ़ा अब हवा में उड़ चुका था। उसकी देह राख में बदल रही थी और वो चीख रहा था, कर्ज अभी बाकी है। अचानक आसमान से बिजली गिरी, आग का गोला उस खंडहर पर गिरा और सब कुछ जल उठा। मैं और विनोद किसी तरह भागकर सड़क तक पहुंचे। पीछे देखा तो पूरा पेट्रोल पंप राख बन चुका था, लेकिन राख के बीच में वो बूढ़ा अब भी खड़ा था। धुआं उसके चारों ओर घूम रहा था और उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, जब तक मेरा नाम मिटेगा नहीं, तब तक कोई ड्राइवर इस रास्ते से सुरक्षित नहीं गुजरेगा। हम भागते रहे जब तक थक कर गिर न पड़े। सुबह का उजाला हुआ और पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। उन्होंने हमसे पूछा, यहाँ क्या हुआ?
मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ा रहा। फिर उनमें से एक अफसर बोला, फिर से आग लगी? ये तो हर साल होता है, हर साल कोई ना कोई ड्राइवर वहां रुकता है और वहीं अंजाम होता है। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम बच गए, ये चमत्कार है। मैं चुप रहा, पर मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर वो कर्ज अब भी बाकी है तो वो कब पूरा होगा और कौन करेगा उसे पूरा। हमने नागपुर लौटने का रास्ता लिया, लेकिन जब सड़क का आखिरी मोड़ आया तो दूर आसमान में धुआं अब भी उठ रहा था, जैसे कोई फिर से वहां खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। धीरे धीरे हवा चली और मेरे कान में वही आवाज आई, रघुनाथ, कर्ज बाकी रहेगा। उस रात के बाद से मेरा चैन और नींद दोनों गायब हो गए थे। जब भी आंखें बंद करता, वो बूढ़ा मुझे दिखाई देता, कभी मुस्कुराते हुए, कभी जले हुए चेहरे के साथ, और कभी मेरे ट्रक के बोनट पर बैठा हुआ। उसकी आंखों में वही सवाल, कर्ज कब चुकाएगा रघुनाथ। कई बार रात में नींद के बीच ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो, पेट्रोल, आग, कर्ज। मैं झटके से उठ बैठता, पसीने से भीगा शरीर, दिल की धड़कन जैसे किसी ने हथौड़े से बजाई हो। विनोद ने भी कई बार कहा, भैया, हमें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, आपने उसे जगा दिया है, अब वो हर बार आपको ढूंढेगा। पर मैं हर बार उसे टाल देता, कह देता कि सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन अंदर से जानता था कि ये वहम नहीं, कोई श्राप है जो अब मेरे साथ जुड़ चुका है। करीब एक हफ्ता बीत गया। मैं फिर एक नए ट्रक पर लोड लेकर भोपाल की ओर निकला, लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर उस रास्ते को चुना जहां वो पेट्रोल पंप था। मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं उस आग को बुझाकर ही रहूंगा, क्योंकि डरते डरते अब मेरा जीना मुश्किल हो गया था। रात का वक्त था, हवा में ठंडक और धुंध दोनों थी। सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक के पहियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। विनोद इस बार भी मेरे साथ था, लेकिन वो बार बार कह रहा था, भैया, कुछ गलत हो जाएगा, वो जगह अपशगुन है। मैंने कहा, विनोद, अगर आज हम उस आग का अंत नहीं करेंगे तो वो हर साल किसी न किसी ड्राइवर को निगल जाएगी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और हम दोनों ने उस श्रापित रास्ते पर कदम रख दिया। करीब 12 बजे रात को हम उसी जगह पहुंचे जहां पहले वो पंप था। अब वहां सिर्फ राख और टूटी हुई मशीनें थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही ट्रक उस जगह के पास पहुंचा, ट्रक के सारे मीटर अपने आप हिलने लगे। फ्यूल मीटर एकदम ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, जैसे कोई अंदर से उसे हिला रहा हो। मैं समझ गया, वो यहीं है, वो अब भी जिंदा है। मैंने ट्रक साइड में रोका, इंजन बंद किया, बाहर उतरा और देखा कि राख के नीचे से अब भी हल्की सी गर्मी निकल रही थी, जबकि उस हादसे को एक हफ्ता बीत चुका था। मैंने हाथ फैलाया तो राख के अंदर से कुछ धातु जैसी चीज छुई, और जैसे ही निकाली, वो एक पुरानी मेटल की प्लेट थी जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, शंकर फ्यूल स्टेशन, लाइसेंस नंबर 1985। उसी वक्त हवा का तेज झोंका चला और मेरे पीछे से वही आवाज आई, अब आया है कर्ज चुकाने। मैं पलटा, वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसका शरीर आधा राख और आधा इंसान जैसा था। उसकी आंखों से अब सिर्फ धुआं निकल रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, रघुनाथ, जिस आग में मैं मरा था वो आग तूने फिर जलाई और अब उसे तू ही बुझा सकता है। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे बुझाऊं? वो बोला, मेरी आत्मा इस जमीन में फंसी है, जब तक मेरा नाम मिटाया नहीं जाएगा मैं हर साल लौटूंगा, हर ड्राइवर का खून मेरा ईंधन बनेगा। मैंने कहा, पर मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? वो आगे बढ़ा और जमीन की ओर इशारा किया। वहां राख के नीचे एक पुराना लोहे का कैश बॉक्स दबा था। उसने कहा, इसमें मेरे आखिरी दिन की आमदनी थी जो मैं सरकारी खजाने में जमा नहीं कर पाया। उसी का कर्ज मुझे इस धरती से बांधे हुए है। इसे वहीं पहुंचाओ जहां इसका हक है, तभी मेरी आग बुझेगी। मैं नीचे झुका, बॉक्स उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया ऐसा लगा जैसे किसी जलती भट्टी को छू लिया हो। मैंने दर्द से कराहते हुए हाथ पीछे खींचा, पर बूढ़ा बोला, अगर तू डर गया तो ये श्राप हमेशा रहेगा। मैंने दांत भींचे और दोनों हाथों से बॉक्स उठाया। वो गर्म था, इतना कि त्वचा जल रही थी, पर मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे ट्रक में रखा और इंजन चालू किया। विनोद कांपते हुए बोला, भैया, ये आग लग जाएगी। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, अब पीछे नहीं हटना। हमने ट्रक को भोपाल की दिशा में दौड़ाया,
रास्ते में बूढ़े की परछाई ट्रक के शीशे में बार बार दिखती रही, कभी बोनट पर, कभी हेडलाइट की रोशनी में, कभी पीछे के शीशे में। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस इंतजार था, जैसे वो चाहता था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। लगभग सुबह के 4 बजे जब हम भोपाल के पुराने टैक्स ऑफिस पहुंचे, वहां चारों तरफ सन्नाटा था। गेट पर ताला, लेकिन अंदर एक पहरेदार बैठा था। मैंने उसे आवाज दी, भाई, एक पुराना कैश बॉक्स है, इसे ऑफिस के अंदर रखना है, बहुत जरूरी है। वो नींद से चौंका, बोला, कौन हो तुम रात के इस वक्त? मैंने कहा, बस ड्राइवर हूं, एक अधूरा काम पूरा करने आया हूं। उसने कहा, ठीक है, रख दो अंदर वाले कमरे में। मैंने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने वो बॉक्स टेबल पर रखा, तभी भीतर से हवा चली और बल्ब बुझ गया, और उसी अंधेरे में मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, कर्ज चुका दिया तूने रघुनाथ। अचानक हवा में हल्की गर्मी भर गई, जैसे किसी ने जलती भट्टी में ठंडक डाल दी हो, और मेरी आंखों के सामने वो बूढ़ा प्रकट हुआ। लेकिन अब उसका चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। उसने कहा, अब मेरी आग बुझ गई रघुनाथ, तूने मुझे आजाद कर दिया। मैंने कहा, अब तू कभी नहीं लौटेगा ना? वो धीरे से बोला, अब नहीं, लेकिन याद रखना, इस धरती पर जब भी कोई इंसान अपने कर्तव्य का कर्ज भूलता है, आग फिर जल उठती है। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, और वहां सिर्फ राख की खुशबू रह गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा लगा जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हूं। विनोद ने दरवाजा खोला और बोला, भैया, वो गायब हो गया क्या? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ विनोद, अब वो नहीं आएगा। सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी, और उस बॉक्स के ऊपर अब एक सफेद फूल रखा था, जो शायद कहीं से हवा लाकर रख गई थी। मैंने उसे उठाया और जेब में रख लिया। मन में बस यही लगा, कोई हमें धन्यवाद कहकर गया है। हम दोनों ने वापसी की, लेकिन इस बार सड़क वही थी, हवा वही थी, बस माहौल बदल गया था। न धुंध थी, न डर। वो जगह अब एक आम खंडहर लग रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई गंध नहीं, बस राख की परत जैसे किसी ने बुहार दी हो। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा और उस जमीन को देखा जहां से सब शुरू हुआ था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, शांति मिले तुझे शंकर, और वापस ट्रक में बैठ गया। रास्ते में विनोद बोला, भैया, अब तो सब खत्म हो गया ना? मैंने हंसकर कहा, हाँ, अब वो कभी नहीं लौटेगा। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया, और उसमें एक पुरानी आवाज गूंजी, शंकर फ्यूल स्टेशन से सावधान रहें, वहां रात में कोई ना जाए। मैं और विनोद एक पल को एक दूसरे को देखने लगे। फिर रेडियो बंद हो गया, और सड़क पर सिर्फ हमारे ट्रक की गड़गड़ाहट रह गई। कई महीने बीत गए, जिंदगी फिर पटरी पर आ गई। पर एक दिन जब मैं अकेला ट्रक लेकर निकल रहा था, तभी एक छोटा बच्चा सड़क किनारे हाथ देकर बोला, अंकल, पेट्रोल पंप कहाँ है? मैंने कहा, यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है बेटा, वो तो सालों पहले जल गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं अंकल, वो बूढ़ा तो आज भी वहीं बैठा है। उसने कहा था, अगर आप मिलें तो कह देना। अब कर्ज पूरा हो गया। मैं हैरान रह गया। बच्चे ने इतना कहा और दौड़कर झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने आवाज दी, ए बच्चे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हवा चली और दूर से वही राख की गंध आई। मैंने आसमान की ओर देखा, बादल हट चुके थे, सूरज चमक रहा था, और मन में एक शांति थी, जैसे किसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना बंद हो गया हो। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं और किसी सुनसान हाईवे से गुजरता हूं, तो स्टीयरिंग पकड़ते हुए अक्सर सोचता हूं कि हर रास्ते का अपना अतीत होता है, कुछ यादों में, कुछ राख में, और कुछ आत्माओं में जो कभी पूरी तरह नहीं बुझती, बस सही इंसान का इंतजार करती हैं जो उनका कर्ज चुका सके। और दोस्तों, अगर कभी आप मध्य प्रदेश के पुराने हाईवे पर जाएं और दूर कहीं टूटी दीवारों के पीछे एक जंग लगा बोर्ड दिखे जिस पर आधा मिटा हुआ लिखा हो, शंकर फ्यूल स्टेशन, तो वहां मत रुकना, क्योंकि वहां आज भी रात को हवा में एक आवाज गूंजती है, कर्ज बाकी रहेगा।